नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। जनमत में बात होगी जो दिन भर की रही सुर्खियां और जो रही हैं बड़े मुद्दे, उन पर विस्तार से हर एक खबर हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि भारत अब दुनिया की राजनीति में केवल दर्शक नहीं रहा है बल्कि निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राएं, वैश्विक मंचों पर भारत की सक्रिय भूमिका और कठिन परिस्थितियों में लिए गए मजबूत फैसले इस बदलाव की गवाही दे रहे हैं। जापान की यात्रा में तकनीकी साझेदारी की नई तस्वीर उभरी। चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का शिखर सम्मेलन हुआ और अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी के बीच भारत ने आत्मविश्वास दिखाया। हर जगह भारत ने यही संदेश दिया कि वह किसी दबाव पर झुकने वाला नहीं है। आज की यह कहानी हमें बताती है कि गलवान घाटी की झड़प और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का रुख किस तरह बदला है। एससीओ और ब्रिक्स जैसे मंचों पर भारत की निर्णायक भूमिका कैसे बनी और क्यों जापान से लेकर चीन तक की यात्राएं एशिया में भारत की रणनीतिक ताकत का नया नक्शा खींच रही हैं। चीन के तियानजिन शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की द्विपक्षीय बैठक हुई। यह मुलाकात महज कूटनीतिक औपचारिकता नहीं थी बल्कि आने वाले समय की दिशा तय करने वाली थी। 2020 में गलवान घाटी की झड़प ने भारत चीन रिश्तों में विश्वास की दीवार तोड़ दी थी, लेकिन अब तस्वीर बदलने लगी है। शी जिनपिंग ने इस बैठक में भारत को हाथी और चीन को ड्रैगन बताते हुए कहा कि अगर ये दोनों प्राचीन सभ्यताएं एकजुट हो जाएं तो दुनिया की तस्वीर बदल सकती है। उन्होंने साफ स्वीकार किया कि भारत के बिना चीन का भविष्य अधूरा है और ग्लोबल साउथ का नेतृत्व तभी संभव है जब दोनों साथ आए। मोदी ने अपने जवाब में संतुलित लेकिन मजबूत रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि सीमा प्रबंधन पर विशेष प्रतिनिधियों के बीच समझौता हुआ है। सीमा से सैनिकों की वापसी के बाद शांति लौटी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू हुई और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें बहाल हो रही हैं। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि भारत आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर रिश्ते चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बाद एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन, जिसे कभी चीन और रूस का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2017 में भारत और पाकिस्तान के सदस्य बनने के बाद इसका चेहरा बदला। आज एससीओ की ताकत समझना जरूरी है। दुनिया के 40% आबादी इस संगठन का हिस्सा है और वैश्विक जीडीपी का 25% एससीओ देशों से आता है। ऊर्जा, व्यापार और सुरक्षा के मामले में यह सबसे बड़ा क्षेत्रीय मंच है। भारत ने इस मंच पर हर बार आतंकवाद का मुद्दा उठाया और पाकिस्तान को बेनकाब किया। साथ ही ऊर्जा, सुरक्षा और तकनीकी निवेश पर नई पहल की है। साल 2025 तक भारत इस संगठन का सबसे सक्रिय और निर्णायक सदस्य बन चुका है। यही कारण है कि जब मोदी, पुतिन और जिनपिंग एक मंच पर दिखे तो पश्चिमी दुनिया को यह साफ संदेश गया कि एशिया अब नया शक्ति केंद्र बनने जा रहा है। लेकिन इस तस्वीर को समझने के लिए हमें 2020 की गलवान घाटी की झड़प को भी याद करना होगा। उस समय चीन ने धोखे से भारत की सीमा पर हमला किया। भारतीय सेना के शौर्य और सरकार की मजबूत नीति ने हालात बदल दिए। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी बल्कि भारत की नई रणनीति का प्रतीक था। पहले भारत सरकार रक्षात्मक नीति अपनाता था, लेकिन गलवान के बाद भारत ने साफ किया कि उसका रुख आक्रामक और निर्णायक होगा। चीन को सख्त संदेश मिला कि भारत अब पीछे नहीं हटेगा। इस पूरे परिदृश्य में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां भी एक बड़ा कारक है। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह अपने आर्थिक हितों से समझौता नहीं करेगा, लेकिन नतीजा पूरा उल्टा हुआ। भारत पर टैरिफ का असर जो है वो मामूली रहा, जबकि अमेरिकी बाजार में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी। अमेरिकी मीडिया और विपक्ष ने ट्रंप की नीतियों को आत्मघाती बताया। इसी बीच भारत ने एससीओ और ब्रिक्स जैसे मंचों से यह साबित कर दिया कि वह पश्चिमी दबाव से नहीं झुकेगा। भारत ने आत्मनिर्भरता और संतुलित कूटनीति का रास्ता चुना, जिससे अमेरिका की असफलता और साफ हो गई। प्रधानमंत्री मोदी की हाल की यात्राओं में जापान और चीन सबसे अहम रही हैं। जापान के साथ तकनीकी और रणनीतिक साझेदारी ने भारत को भविष्य की अर्थव्यवस्था में मजबूत स्थान दिलाया है। वहीं चीन के साथ तियानजिन मुलाकात और एससीओ सम्मेलन ने दिखा दिया कि भारत एशिया में एक निर्णायक शक्ति है। जापान से लेकर चीन तक भारत की सक्रिय उपस्थिति एशिया का नया नक्शा खींच रही है। यह संदेश है कि भारत केवल दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे एशिया के लिए नेतृत्वकारी शक्ति बन रहा है। आज भारत केवल एक नाम नहीं बल्कि एक शक्ति, एक आस्था और एक विश्वास है। दुनिया की बदलती राजनीति में भारत अब किसी पिछलग्गू नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर फैसले लेने वाला देश है। भारत की ताकत सिर्फ सेना या अर्थव्यवस्था में नहीं बल्कि अपनी सभ्यता और संस्कृति में भी है। योग दिवस का आयोजन, काशी में G20 समिट, अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन, ये सब बताते हैं कि भारत अपनी जड़ों से जुड़कर वैश्विक नेतृत्व कर रहा है।
भारत अब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पर निर्भर नहीं है, बल्कि अमेरिका और चीन जैसे देशों को चुनौती देता है और गरीब देशों की मदद भी करता है। यही संतुलन और सभ्यगत दृष्टिकोण भारत को अनोखा बनाता है। आज भारत अब सिर्फ रिसीवर नहीं बल्कि ड्राइविंग फोर्स बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति, भारतीय सेना का आत्मविश्वास और भारत की सांस्कृतिक शक्ति, यह सब मिलकर दुनिया को यह संदेश दे रही है कि आने वाले दशक में भारत वैश्विक राजनीति का निर्णायक केंद्र होगा। हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष कयान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई थी। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। जहां एक तरफ चीन के तियानजिन शहर में हो रहे शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ शिखर सम्मेलन ने वैश्विक राजनीति की नई तस्वीर सामने रखी, वहीं दूसरी तरफ भारत की विपक्षी राजनीति फिर से सवालों और बौखलाहट में उलझी नजर आई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंच से साफ संदेश दिया कि ब्रिक्स की और मजबूत बनाया जाएगा और पश्चिमी देशों के भेदभावपूर्ण प्रतिबंधों का मिलकर सामना किया जाएगा। यह सिर्फ बयान नहीं बल्कि उस नई विश्व व्यवस्था की झलक थी जिसमें अमेरिका और उसके सहयोगियों का दबदबा लगातार कमजोर होता दिख रहा है। आज एससीओ केवल क्षेत्रीय संगठन नहीं रहा बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज और चेहरा बन चुका है। 40% से अधिक विश्व आबादी, 25% से अधिक वैश्विक जीडीपी और ऊर्जा व्यापार सुरक्षा पर सीधा असर डालने वाला यह मंच अब पश्चिमी दबावों को चुनौती दे रहा है और इस बार मंच पर भारत की मौजूदगी निर्णायक रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तियानजिन में साफ कहा कि भारत आपसी विश्वास और संवेदनशीलता के आधार पर रिश्ते चाहता है। सीमा पर स्थिरता लौट आई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा और सीधी उड़ानें फिर शुरू हो गई हैं। यह संदेश संतुलित था लेकिन सख्ती से भरा हुआ। मोदी ने दो टूक कहा कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं आएगा। एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत का रुख और भी स्पष्ट था। आतंकवाद के खिलाफ भारत ने फिर सख्त आवाज उठाई और पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया। ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी सहयोग और व्यापार पर भी भारत ने नए प्रस्ताव दिए। नतीजा यह कि आज एससीओ का एजेंडा सिर्फ चीन और रूस तय नहीं कर रहे हैं बल्कि भारत उसका निर्णायक चेहरा बन चुका है। लेकिन दिल्ली में तस्वीर बिल्कुल उलट दिखी है। आप सांसद संजय सिंह ने सवाल उठाया कि चीन ने विश्वासघात किया तो मोदी वहां क्यों गए। कांग्रेस का प्रवक्ता पवन खेड़ा ने व्यंग करते हुए कहा, मेरे प्यारे दोस्त ट्रंप के बाद अब मेरे प्यारे दोस्त शी जिनपिंग। यानी कि विपक्ष एक बार फिर वही कर रहा है जो उसने हर मौके पर किया है, सवाल पर सवाल। जब भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी तब विपक्ष ने सबूत मांगे। जब गलवान घाटी में हमारे जवानों ने बहादुरी दिखाई तब भी सवाल उठाए गए। जब ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने निर्णायक कार्रवाई की तब भी विपक्ष ने नकारात्मक बयान दिए। और अब जब एससीओ जैसे वैश्विक मंच पर भारत की कूटनीति ने दुनिया को प्रभावित किया तब भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। मोदी वहां क्यों गए? यहां असली सवाल विपक्ष से है। क्या विपक्ष की राजनीति केवल मोदी को घेरने तक सीमित हो गई है? क्या उन्हें अब देश की उपलब्धियां दिखाई नहीं देती? एससीओ शिखर सम्मेलन भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। रूस, चीन, भारत और मध्य एशिया के देश जब एक मंच पर खड़े होते हैं और अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती देते हैं तो यह सीधे सीधे भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करता है। लेकिन विपक्ष की राजनीति इस जीत को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। विपक्ष कभी ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाता है,
कभी एयर स्ट्राइक पर, कभी ट्रंप के बयान पर और अब एससीओ शिखर सम्मेलन पर। असलियत यह है कि विपक्ष की राजनीति केवल नकारात्मकता में सिमट चुकी है। पिछले 75 वर्षों की यात्रा में भारत को अक्सर एक दर्शक की तरह देखा गया। पश्चिमी देश भारत की आवाज को अनसुना कर देते थे, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। आज बिना भारत के कोई वैश्विक एजेंडा पूरा नहीं हो सकता, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो, अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी हो या एशिया का शक्ति संतुलन। हर जगह भारत की राय निर्णायक बन चुकी है। एससीओ शिखर सम्मेलन इसका सबसे बड़ा सबूत है। पुतिन, शी और मोदी तीनों एक मंच पर थे और इस मंच से गया संदेश था कि 21वीं सदी का शक्ति संतुलन एशिया तय करेगा। यहां विरोधाभास साफ दिखता है। जहां प्रधानमंत्री मोदी दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि भारत आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और निर्णायक है, वहीं विपक्ष केवल आलोचना और व्यंग में उलझा है। विपक्ष को यह समझना चाहिए कि उनकी राजनीति सिर्फ मोदी को घेरने तक सीमित नहीं रह सकती। जब भारत का सम्मान बढ़ रहा है तब विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वह इस ताकत को स्वीकार करे, उसे और मजबूत बनाए। लेकिन हर मौके पर नकारात्मक सवाल उठाकर विपक्ष देश की आवाज को कमजोर करता है। आज तियानजिन के एससीओ शिखर सम्मेलन ने साफ कर दिया कि भारत अब वैश्विक राजनीति में निर्णायक है। अमेरिका और यूरोप अपने संकटों में फंसे हैं, लेकिन भारत एशिया का पावर सेंटर बनकर उभर रहा है। लेकिन विपक्ष अब भी अतीत की राजनीति में अटका है। सवाल विपक्ष से यह है कि क्या वह हर मौके पर सिर्फ रोड ब्लॉक बनेगा, क्या उसकी राजनीति सिर्फ मोदी को घेरने तक सीमित रह जाएगी। आज भारत की कूटनीति जीत रही है, भारत का आत्मविश्वास दुनिया में चमक रहा है और यही सबसे बड़ा संदेश है। भारत न पीछे हटेगा, ना ही दबेगा। माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब माय डियर फ्रेंड शी जिनपिंग हो गए इनके। अब हाथी पे चढ़ के मोदी जी थोड़े दिन घूमेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। पहले ही बताइए, क्या गलवान का न्याय मिला? क्या अप्रैल 2020 का जो स्टेटस को एंटी था वो फिर से स्थापित हुआ है? क्या हमारी सेनाएं, हमारे सुरक्षा बल वहां गश्त लगा पा रहे हैं जहां अप्रैल 2020 से पहले लगा पाते थे? इन सब का जवाब प्रधानमंत्री लेकर आएंगे या नहीं आएंगे? दोस्त बदलते रहते हैं, फिर दिल टूट जाता है, फिर नए दोस्त ढूंढते हैं। देश की तो हालत आपने देख ही ली, अर्थव्यवस्था की हालत देख ली, विदेश नीति की हालत देख ली। कल ऐसा लगा कि मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूं कि मोदी भक्त चिल्ला चिल्ला के जिनपिंग 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 कर रहे हैं और उनका जो तथाकथित मीडिया है वो भी जिनपिंग जिनपिंग कर रहा है। आप भूल गए प्रधानमंत्री ने क्या क्या नहीं किया चीन के साथ? चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाया अहमदाबाद में, झूला झुलाया। पिछले 6 वर्षों में भारत में जो आयात हुआ है चीन से वो हुआ है 40 लाख करोड़ रुपए का, यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने 40 लाख करोड़ रुपए का व्यापार चीन को दिया। बदले में चीन ने हमको क्या दिया? घाव, घाव पे घाव, धोखा, धोखे पे धोखा। देखिए, भारत अपने आत्मसम्मान से और अपनी हितों से समझौता नहीं कर सकता। पीछे भी देखा गया है तो जब भी कोई ऐसा विषय आया जहां भारत को अपने हितों की बात करनी है तो हमने हर जगह देखा है कि भारत अपने हितों के लिए सबसे पहले खड़ा होता है। उसके बाद भी अगर कोई देश भारत के साथ अच्छा संबंध रखना चाहते हैं, स्वागत कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छा है और इसमें कोई दो राय नहीं। प्रधानमंत्री जी का जो इशारा है कि ड्रैगन और एलिफेंट, हाथी महाराज, ये दोनों अगर एक साथ चलते हैं तो भारत को हर हाल में विश्वगुरु बनने के लिए उसको हर कदम उठाना है। विपक्ष ने जितना नुकसान किया, उन्होंने तो आज तो भारत की सरकार अपनी जमीन, अपनी संस्कृति, अपना व्यापार सब कुछ सुरक्षित करके चल रही है। यही कांग्रेस थी जिन्होंने न जाने कितनी चीन के साथ भारत के न जाने कितने अहित कर दिए। इसकी पूरी समीक्षा करनी पड़ेगी, सबको पता है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में अगर भारत अपने हितों के साथ, चाइना के साथ अच्छा संबंध होता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। विपक्ष कभी नहीं चाहेगा कि भारत के पड़ोसी देशों से अच्छा संबंध हो। माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब माय डियर फ्रेंड शी जिनपिंग हो गए इनके। अब
बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। विपक्ष के तथाकथित वोटर अधिकार यात्रा का उद्देश्य भले ही लोकतंत्र और वोट की रक्षा बताई जा रही हो, लेकिन मंच पर जो तस्वीर दिखी उसने महागठबंधन की पोल खोल दी। 14 दिन के इस यात्रा के समापन से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने खुद को महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। मंच पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव मौजूद रहे, लेकिन दोनों की चुप्पी ने इस घोषणा को और विवादास्पद बना दिया। तेजस्वी यादव का यह कदम बताता है कि महागठबंधन के भीतर सत्ता की भूख इतनी तेज है कि रणनीति और एकजुटता पीछे छूट गई है। राहुल गांधी ने फिर वही किया जो वह हमेशा करते हैं, सवालों पर चुप्पी साध ली। पहले भी उनसे पूछा गया था कि बिहार में विपक्ष का सीएम चेहरा कौन होगा, तब भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब जब तेजस्वी ने खुद ही घोषणा कर दी, तब भी राहुल की चुप्पी सवाल खड़े कर रही है। क्या कांग्रेस बिहार पर राजद के चेहरे को स्वीकार करने को तैयार है? तेजस्वी यादव ने मंच से न केवल खुद को सीएम उम्मीदवार बताया, बल्कि नीतीश कुमार को नकली मुख्यमंत्री कह दिया। उन्होंने दावा किया कि असली सीएम वही हैं और नीतीश उनकी नकल कर रही हैं। यह बयान दरअसल उनकी बेचैनी को उजागर करता है। जेडीयू के केसी त्यागी और राजीव रंजन प्रसाद ने बिल्कुल सही कहा, इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस अब तक तेजस्वी पर भरोसा जताने से कतराती रही है। वजह साफ है, राजद की राजनीति लालू यादव और तेजस्वी के अहंकार में उलझी है। कांग्रेस जानती है कि बिहार में उसकी पैठ बेहद कमजोर है और अगर उसने तेजस्वी को आगे बढ़ाया तो खुद हाशिए पर चली जाएगी। बीजेपी ने इस मौके को भुनाते हुए विपक्ष को घेर लिया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि तेजस्वी के चेहरे पर महागठबंधन चुनाव लड़ने को तैयार ही नहीं है। बिहार सरकार में मंत्री सम्राट चौधरी ने तो इस यात्रा को गाली गलौज यात्रा करार दिया और राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री की मां के लिए अपशब्द बोलने का आरोप दोहराया। यहां बीजेपी का हमला विपक्ष को और मुश्किल में डालता है, क्योंकि जिस यात्रा का मकसद बीजेपी पर दबाव बनाना था, वही यात्रा विपक्षी दरार तेजस्वी की महत्वाकांक्षा से सहमत है या फिर वह भी कांग्रेस की तरह बुरी तरह बनाए हुए है, पूरी दूरी बनाए हुए हैं। महागठबंधन का पूरा ढांचा ही सवालों के घेरे में है। 14 दिन की यात्रा में राहुल, तेजस्वी और विपक्षी नेता वोट चोरी और चुनाव आयोग पर आरोप लगाते रहे। राजद नेता मनोज झा ने इसे जन आंदोलन बताते हुए कहा कि यह अब पूरे देश की आवाज बन गया है, लेकिन जनता देख रही है कि लोकतंत्र की बात करने वाले नेताओं के लिए असली मुद्दा सत्ता का सिंहासन है। अब सवाल विपक्ष से है, क्या लोकतंत्र और वोट की रक्षा के नाम पर चलाई जा रही यात्रा सिर्फ सीएम पद की दौड़ में बदल चुकी है? तेजस्वी को खुद को उम्मीदवार घोषित करने की नौबत क्यों आई? क्या महागठबंधन की अंदरूनी खींचतान कैमरे पर भी खुलकर आ गई? राहुल गांधी क्यों बार बार चुप्पी साध लेते हैं? क्या उन्हें तेजस्वी पर भरोसा नहीं? अखिलेश यादव का मौन क्या महागठबंधन की असली तस्वीर नहीं दिखाता? बिहार में आज राजनीति का असली चेहरा जनता के सामने है। महागठबंधन नेताओं की महत्वाकांक्षा और अहंकार में बटा नजर आ रहा है। कांग्रेस अपनी जमीन बचाने में लगी है, राजद अपने वर्चस्व को थामे रखना चाहती है और समाजवादी पार्टी अवसर तलाश रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह गठबंधन बिहार की जनता को स्थिर और मजबूत विकल्प दे पाएगा? क्या फिर यह केवल कुर्सी की लड़ाई बनकर रह जाएगा? तेजस्वी यादव के खुद को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने से विपक्षी गठबंधन में दरार साफ नजर आ रही है। कांग्रेस की चुप्पी, जेडीयू की चेतावनी और बीजेपी के हमलों के बीच अब जनता तय करेगी कि भरोसा किस पर किया जाए। लेकिन एक बात साफ है, सत्ता का सपना देखने वालों की अंदरूनी होड़ अब सड़क और मंच दोनों पर खुलकर दिखने लगी है। मीटिंग कर ही ना रहे हैं, अपने उनका अपना विजन तो है नहीं। ही इज एक्टिंग नॉट लाइक अ चीफ मिनिस्टर बट एक्टिंग लाइक अ चीट मिनिस्टर। 10,000 दे रहे हमको बोले थे ना, तुम्हारे चैनल पे भी बोले थे कि देखना इसका भी कॉपी लोग करेगा। अरे इन लोग के पास अपना विजन नहीं है। आप बिहार की जनता पहचान गई इनके चाल और चरित्र को, अब परिवर्तन लाएगी। जिन जिलों को कवर किया सिर्फ वहीं तक यात्रा नहीं टिकी, वो हर जिले तक, और बल्कि मैं बिहार के ही जिले क्यों कहूं, देश के हर कोने कोने तक ये बात पहुंच गई है। क्योंकि कोई भी नारा, स्लोगन अगर जनता उसको स्वीकार कर लेती है, अंगीकार कर लेती है, बच्चा बच्चा कह रहा वोट चोर गद्दी छोर, वोट चोर गद्दी छोर, इसके आप मायने समझिए। क्योंकि इसने उस तार को छुआ है जिस तार के अंदर आशंकाएं लोगों के मन में बहुत पूर्व पहले से थी। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि भले ही तेजस्वी जी, राहुल जी ने इस यात्रा के बारे में परिकल्पना की हो, लेकिन आज ये यात्रा उनकी सिर्फ यात्रा बन के नहीं रही है। अब ये यात्रा लगभग देश के तमाम लोकतंत्र के प्रति
प्रतिबद्धता रखने वाले लोगों की यात्रा हो गई है और ये यात्रा कहीं ठहरेगी नहीं। कल एक मार्च है, क्या वो ठहर जाएगी? उस मार्च के बाद क्या विराम पड़ जाएगा? अब जब तक गठबंधन के साथी उनको अनाउंस नहीं करते हैं तब तक कैसे कहा जाए? खुद तो ठीक है, प्रबल अपने आप को उम्मीदवार मानते हैं, लेकिन गठबंधन के साथी भी तो उनके नाम पर मोहर लगाएं। लेकिन लगता है गठबंधन को हमेशा ये फील होता होगा कि भाई कहीं इनके नाम पर हमारा जमीन और खिसक न जाए। तो जिस तरह से कांग्रेस घूम रही है और जिस तरह से अपने मुख्यमंत्रियों को बुला रही है, उससे तो लगता है कि कांग्रेस फिर से प्रदेश में अपनी पैठ बढ़ाने का प्रयास में लगी हुई है। और जब जब कांग्रेस पैठ बढ़ाएगी आरजेडी को तो अच्छा लगेगा नहीं। राहुल गांधी का गाली गलौज यात्रा कल समाप्त होने वाला है, लेकिन मैं राहुल गांधी जी से जरूर प्रश्न करूंगा कि इस देश में 55 वर्षों तक आपके परिवार का राज रहा और यहां पर जो दूसरे युवराज हैं जंगल राज के, उनके माता पिताजी 15 साल राज किए। बिहार की जो सड़कों पर राहुल गांधी जी चले तो उनको तो आनंद आया होगा, विकास की बात करनी चाहिए। गांव में बिजली देखा होगा, 24 घंटा से 23 घंटा बिजली उनको गांव में मिला होगा, उस पर चर्चा करनी चाहिए। बिहार में सुशासन है, एक खरोच भी राहुल गांधी तेजस्वी यादव को नहीं लगा पूरे बिहार में। ये सुशासन है, लेकिन राहुल गांधी ने बिहार में आकर माहौल जरूर खराब किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मां को जिस तरह गाली इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। इससे पहले श्री राहुल गांधी मुख्यमंत्री कौन होगा इस सवाल पर चुप्पी साध गए थे। अब नए लेकिन सबसे दिलचस्प क्या है कि राहुल जी ने तो नहीं दोहराया। अब देखिए, बार बार जिस तरह के बेसब्र और बदहवास अंदाज में तेजस्वी यादव खुद को मुख्यमंत्री पद का। भाजपा कार्यालय में आज एक दिवसीय संगठनात्मक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जहां पर इस कार्यशाला में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, महासचिव अरुण सिंह समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह ने कहा कि सभी प्रांतों में संगठनात्मक विषयों को लेकर कार्यशालाएं संपन्न हो रही हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा की यह कार्यशाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई विषयों पर कार्यशाला में सभी को मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष का नया गठन भी हुआ। इन कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न मोर्चों के संगठन से संगठनात्मक कार्य नीचे तक व्यवस्थित रूप से पहुंचाए जाएंगे। वर्ष भर भारतीय जनता पार्टी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती है। भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन समेत कई अन्य नेताओं ने भी सत्र में भाग लिया। सभी जगह संपन्न हो रही है। उसी क्रम में आज छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यशाला संपन्न हो रही है। मुख्य विषय यह है कि आज के इस कार्यशाला में हम सबके बीच हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सह संगठन आदरणीय शिव प्रकाश जी, हमारे उनके साथ साथ हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अरुण सिंह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आज मुंबई में अपने परिवार के साथ लालबाग राजा के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने प्रमुख गणेश मंडलों और स्वामीनारायण मंदिरों में जाकर श्री गणेश के दर्शन किए। उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, संस्कृति मंत्री आशीष शेलार, मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने बांद्रा पश्चिम के सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल में भी भगवान गणेश के दर्शन कर भक्तों का आशीर्वाद लिया। इसी के साथ अब आपको आज की गुड न्यूज दिखाते हैं, जो कि गणेश उत्सव से जुड़ी है। यह तस्वीर है भाग्यनगर के खैरताबाद की, जहां प्रतिष्ठित गणेश प्रतिमा इस साल 71वीं वर्षगांठ मनाने जा रही है, जिसका थीम विश्व शांति रखा गया है। इस थीम का उद्देश्य दुनिया भर में खुशहाली और शांति फैलाना है। भाग्यनगर की इस प्रसिद्ध गणेश प्रतिमा की परंपरा 1954 में शुरू हुई थी, जब स्वतंत्रता सेनानी शंकरैया ने 1 फुट ऊंची मूर्ति स्थापित की थी। आज इस मूर्ति की ऊंचाई 69 फुट तक पहुंच चुकी है और यह हर वर्ष लाखों भक्तों को आकर्षित करती है।
खैरताबाद गणेश उत्सव ने अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक महत्व के कारण हैदराबाद के निवासियों के बीच विशेष स्थान बना लिया है। समिति ने भक्तों के लिए सुचारू और आनंदमय अनुभव सुनिश्चित करने हेतु उत्सव के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। इस अवसर पर मुंबई के प्रसिद्ध लाल बागचा राजा की पहली झलक भी साझा की गई। लाल बागचा राजा महज एक मूर्ति नहीं बल्कि सामूहिक आस्था, कलात्मक निपुणता और मुंबई की जीवंत संस्कृति का प्रतीक है। इस प्रतिमा की स्थापना 1934 में पुतलाबाई चौल में हुई थी और काम्बली परिवार ने 8 दशक से अधिक समय तक इसकी देखभाल की। गणेश चतुर्थी हिंदू चंद्र कैलेंडर के माह भाद्रपद की चतुर्थी से शुरू होने वाला 10 दिवसीय पर्व इस वर्ष 27 अगस्त से प्रारंभ हुआ और अनंत चतुर्दशी पर समाप्त होगा। इसे विनायक चतुर्थी या विनायक चविथी के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व में भगवान गणेश को नई शुरुआत के देवता, बाधाओं को दूर करने वाले और बुद्धि और विवेक के देवता के रूप में पूजनीय माना जाता है। खैरताबाद और लाल बागचा राजा जैसे प्रतिष्ठित गणेश मंडल इस अवसर पर भक्तों के लिए भक्ति और उत्साह का अनोखा अनुभव प्रस्तुत करते हैं, जो हर वर्ष आस्था और संस्कृति का अद्भुत संगम बनकर उभरता है।